जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप लोगों की। तो आज मैं फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। कुछ नए प्रश्न करेंगे आज। आरओ और पीसीएस की वैकेंसी सामने है। कैलेंडर एनी टाइम जारी हो सकता है, लिहाजा तैयारी में बने रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ नए प्रश्न हैं आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द सोर्स और रीजन जो है, खासतौर पे और रिवर, नदी के बारे में पूछ रहा है। नदी और उसका उद्गम स्थल, ठीक है, इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो ये उद्गम स्थल है, ये नदी है, मिलाना है। जैसे ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी हिल से कौन नदी निकलती है? वेरीनाग से कौन नदी निकलती है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? और छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये भी मिलाना है। तो देखिए, ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी हिल्स, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है ना। हाँ, ब्रह्मगिरी के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं कावेरी ताल, ठीक है ना, खासतौर पे कावेरी ताल। तो कावेरी ताल से जो है ये कावेरी नदी निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स का ही पार्ट है। वेरीनाग से, वेरीनाग जो है कश्मीर की एक जो है धारा है, जहां से निकलती है आपकी झेलम नदी, ठीक है, ध्यान देना भैया। झेलम नदी कश्मीर की बहुत ही फेमस नदी है। तीसरा ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, ध्यान देना, ठीक है, मिला हुआ है बिल्कुल। और ये महाबलेश्वर कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में है, महाराष्ट्र में, ध्यान देना भैया, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, तो वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में ये आपका कृष्णा नदी निकलती है वेस्टर्न घाट से। अब उसके बाद छोटा नागपुर पठार जो है, ये सुवर्णरेखा, जो सुवर्ण रेखा नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्लियर है भैया? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। बस समझ में, 4 नदियां हैं जिसमें आपको देखना है कि मैचिंग कराना है आपको उसके ओरिजिन से, कहाँ से वो ओरिजिन होती है, वही आपको जो है कराना है, मैचिंग कराना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस आर फॉर्म्ड, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के बारे में पूछा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो, ठीक है, असर्शन है, ध्यान देना। सेकंड, इसका रीजन क्या दिया गया है कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस विद लो टेम्परेचर। थोड़ा समझने की कोशिश करो तभी ये कर पाओगे। देखो भैया, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं जब साफ सुथरा मौसम होता है, उसको कह रहा है साफ सुथरा मौसम। आर फॉर्म्ड, इसका निर्माण होता है इन विंटर सीजन, जो है ठंडी के मौसम में या जाड़े के मौसम में। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, जब वायुदाब ज्यादा होता है, एयर टेम्परेचर इज लो, और एयर टेम्परेचर कम होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि भाई जब एयर टेम्परेचर आपका लो रहेगा, ठीक है, तभी तो हाई प्रेशर बनेगा। तो ये सही है, असर्शन सही है। दूसरा, इसका कारण पता करते हैं। विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। ये गलत है भाई, ध्यान देना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो विंटर रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में, वो तो होती है, लेकिन ये कॉज नहीं करती जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। क्योंकि आप समझिए, जो विंटर रेनफॉल होती है भैया, खास तौर पे इन नॉर्थ इंडिया, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है वेस्टर्न साइक्लोन्स की वजह से, ठीक है ना। हाँ, वेस्टर्न साइक्लोन्स की वजह से होती है, जो कि भूमध्य सागर से, ठीक है ना, जो कि भूमध्य सागर से उड़ते हैं और आके नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में
नॉर्थ इंडिया में वर्षा कराते हैं, ध्यान देना, वर्षा कराते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, ये वेस्टर्न साइक्लोन इनको बोलते हैं, आपको मैं बता दूं, पश्चिमी विक्षोभ, इनको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। हाँ ध्यान देना, तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, तो कह रहा है कि जब जब ठंडी में वर्षा होती है उत्तर भारत में, तो मौसम बड़ा साफ सुथरा कर देता है। ये कहाँ कर देता है भाई, आंधी तूफान वाला मौसम करता है ना, आंधी तूफान रहती है जब साइक्लोन आते हैं तो ये यहीं पे गड़बड़ी हो गई, लूप होल यही है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप नहीं करता, बारिश कराता है, विंटर रेनफॉल जो है, विंटर में रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में, वेस्टर्न साइक्लोन कराते हैं, और जब साइक्लोन्स आते हैं तो जाहिर सी बात है वो उधम मचाएंगे, ठीक है ना, आंधी तूफान की कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नहीं होती। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये भी देखो, असर्शन और रीजन, ये जो रीजन और असर्शन का जो प्रश्न होता है बड़ा खास होता है, ध्यान देना। और रीजन, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है, जो तटवर्ती क्षेत्र है, रिमेन्स ड्राई, सूखा रह जाता है, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो टाइम होता है उस दौरान क्या रहता है, सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है, क्या ऐसी बात है क्या, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो बारिश नहीं प्राप्त कर पाता साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, दूसरा स्टेट, इसका कारण दिया है कि इसका कारण क्या है, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द वे ऑफ बंगाल, पैरेलल है बे ऑफ बंगाल के, ठीक है, और यही कारण है कि यह जो है, यह रेन शैडो एरिया में आता है अरबियन सी के, ठीक है, तो जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे बारिश नहीं करा पाता गर्मी में खास तौर पे, बिल्कुल सही बात है। अगर आप भारत को देखें, ठीक है ना, तो ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा पोर्शन तमिलनाडु वाला, ये भाग जो ये जो साउथ वेस्ट मानसून वाली पौने आती है ना, ये ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, इस कोस्ट पे टकराव नहीं होता। ये जो कोस्ट है ना, ध्यान देना, थोड़ा भैया कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। हाँ, ये जो कोस्टल इलाका है तमिलनाडु का, थोड़ा समझना, ये जो कोस्टल इलाका तमिलनाडु का है, ठीक है ना, इस पे ये जो पौने है ना, ये पौने बारिश नहीं करा पाती, ये साउथ वेस्ट मानसून है, ध्यान देना, ये साउथ वेस्ट जो है विंड्स हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली सीधा जाके बे ऑफ बंगाल, याराकान योमा और म्यांमार के तट से टकराकर, ठीक है ना, ऐसे घूम जाते हैं, घूम के सीधा बे ऑफ बंगाल से एंट्री मारते हैं अंदर, सीधी सी अंदर मारते हैं, उड़ीसा और जो है बंगाल वाला इलाका लेकर बिहार उत्तर प्रदेश क्षेत्र से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, और धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होती जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट खत्म होता जाता है। तो साउथ वेस्ट मानसून करा नहीं पाता, ऐसे चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एक और संभावना, अब इस साइड से जो इस साइड से साउथ वेस्ट मानसून आता है, इस साइड से जो केरला में बारिश कराता है खास तौर पे, और ये जो पूरा इंटायर एरिया देख रहे हैं आप, ये जो पूरा इलाका है मालाबार कोस्ट वाला, यहाँ पे बारिश तो होती है ना, तो फिर ये वाली बारिश इधर काहे नहीं हो सकती, थोड़ा इधर भी बढ़ जाए, नहीं भाई, ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है ना, खासतौर पे ये वाला जो क्षेत्र है, खासतौर पे इंटीरियर, कोस्टल इलाके की बात नहीं कर रहा मैं, इंटीरियर थोड़ी बहुत छिटपुट वर्षा प्राप्त करता है, इंटीरियर इस वजह से थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त करता है, ज्यादा वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि रेन शैडो जोन में है वो, ठीक है ना, लेकिन ये जो इलाका है ये थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त करता है, रेन शेडो जोन में होने की वजह से ज्यादा वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। लेकिन कोस्टल वाला इलाका जो है, ये चूंकि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, अगर टकराएंगी तब तो सैचुरेट होंगी, अगर ऐसे जाकर टकरा जाए, सीधा इस साइड से टकरा जाए, तब तो जो है वर्षा कराएंगी, सैचुरेट हो जाएंगी, बारिश होगी, टकरा नहीं रही, सीधा पैरेलली निकल जा रही है, लिहाजा गर्मी में वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर भैया, बात समझ में आ रही है? यही कारण है। यहाँ पे वर्षा कब होती है? यहाँ वर्षा नवंबर दिसंबर में होती है, ठीक है ना। एक कंडीशन और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो वर्षा होती है
ये नवंबर, यहां से जब ये जब रिटर्निंग मानसून जब आता है, रिटर्निंग मानसून, ठीक है ना, तो ये जो रिटर्निंग मानसून है, जो रिटर्निंग मानसून है, ये जब आके इस इधर म्यांमार से टकराने के बाद इसकी दिशा सीधी तमिलनाडु की तरफ हो जाती है। तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट, जो बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है ये, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ टकराने के बाद म्यांमार सीधा ऐसी दिशा हो जाती है, इन हवाओं की दिशा ऐसी हो जाती है, तो सीधा आके जो है सीधा जो है तमिलनाडु के कोस्टल इलाके से टकराते हैं और यहाँ भयंकर बारिश कराते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, यहाँ बढ़िया बारिश कराते हैं, ठीक है ना। ये समझिए सारा गेम हवा का है। और ये जो है इनको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है ना, लौटता मानसून, ठीक है भैया। हाँ, तो ये रिट्रीटिंग मानसून होते हैं, लौटता मानसून होते हैं। रिट्रीट करा वो वर्षा कराता है, एक चीज ध्यान देना। दूसरी बात, यहाँ वर्षा जो होती है वो होती है नवंबर दिसंबर में, ठीक है, इस महीने वर्षा होती है। उत्तर भारत में नवंबर दिसंबर में भयंकर ठंडी पड़ती है और तमिलनाडु का क्षेत्र जो है वर्षा से डूब जाता है। क्लियर है, बात समझ रही है। तो इस पूरे तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सवाल उठता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। तो सुनामी वार्निंग सेंटर भारत में कहां बना, कब बना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो सुनामी वार्निंग सेंटर है ये भारत में कब बना, ठीक है, और क्यों बना। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सुनामी भारत में आई कब थी। बहुत मेजर सुनामी की बात कर रहा हूं मैं। तो मेजर सुनामी भारत में आई थी 2004 में, ठीक है। आपने सुना हो 2004 में, इन 2004 एक भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है। हाँ, और वहां पे पूरा इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान में, वो पूरा डूब गया था, ठीक है ना, पूरा डूब गया था। ये पूरा का पूरा इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ध्यान देना, बहुत लोग मारे गए थे। तो फिर बाद में सुनामी का खतरा जब पहली बार भारत ने मेजरली महसूस किया, बाद में फिर भारत ने सोचा कि नहीं, इसका वार्निंग सेंटर इस्टेब्लिश करना जरूरी है। लिहाजा 2004 की घटना है और 2007 में एक वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बना दिया गया, ध्यान देना, ठीक है ना। कब बनाया गया, 2007 में। तो हैदराबाद में एक वार्निंग सेंटर बना दिया गया कि ये वार्निंग सेंटर जो है बताता रहेगा सुनामी की परिस्थिति को बताता रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है, द कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर। पहला स्टेटमेंट आप समझिए इसको। लेट मी चेंज द कलर। क्या कह रहा है, जो कोयना क्षेत्र है, कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र, कोयना अर्थात कोयना नदी है, ये भी जानते हैं आप, नदी है कोयना, इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन। कह रहा है कि कोयना जो क्षेत्र है, ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, यह अर्थक्वेक वाला क्षेत्र बन जाएगा, अर्थात भूकंप से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र बन सकता है आने वाले वक्त में। कारण क्या कह रहा है, कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फॉल्ट प्लेन which may get activated more frequently with changes in water level in कोयना रिजर्वायर। ध्यान देना, तो कह रहा है डैम बन रहा है, ठीक है, ये डैम है, डैम बना हुआ है कहां, एक ओल्ड फॉल्ट प्लेन पे। फॉल्ट समझते हो ना क्या होता है, भूभाग में जब एक प्लेन, जो एक क्रैक आता है, जैसे कोई मान लो ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ड्यू टू प्रेशर इफ अ क्रैक इज बिल्ट हियर इन दिस ब्लॉक, so it is likely that these two blocks, one second, they may go from each other, I mean ये
एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, दे में गो अवे फ्रॉम ईच अदर, आई वुड से। ये दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ठीक है ना, जाएंगे ना तो ये क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगी यहाँ से, ठीक है ना, एक एनर्जी रिलीज होगी। भूकंप वगैरह इसी से आते हैं, एक चीज ध्यान देना, ठीक है। तो कुल मिला के विच में भी गेट एक्टिवेटेड, तो अच्छा एक तो कारण हो गया। दूसरा कारण है कि डैम भी बन रहा है। तो डैम से क्या होता है, जो डैम होता है, बांध जो होता है, ये दबाव बनाता है भाई, जल दबाव क्रिएट करता है, ठीक है ना, ये जल दबाव क्रिएट करता है। और जल दबाव जो होता है ना वो भूकंप के लिए उत्तरदायी होता है। एक चीज ध्यान देना, भूकंप लाता है, तो बड़े बड़े डैम के पास भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल ओल्ड फॉल्ट है और इसी कारण ये एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल बदलता रहता है कोयना रिजर्वायर का, और इससे क्या होता है कि ये डिस्टर्ब हो सकता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है कि ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र बन जाए। तो बिल्कुल ये दोनों जो है स्टेटमेंट आपके सही है और कारण भी बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। क्या ब्रिटिश किंग से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है भाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्रिटेन के किंग से बिल्कुल अलग है। ये नाम मात्र का ये है, एक कह सकते हैं ना, परंपरा है यहाँ का ब्रिटिश किंग, ठीक है। और ये जो है एक संवैधानिक ओहदा है, ये संवैधानिक पोस्ट है एक, ठीक है, संवैधानिक पद है, ठीक है। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये एक परंपरागत तरीके से मान लिया गया है कि एक अनुवांशिक राजा है ये, ठीक है। और ये क्या है, संविधान के तहत पद है। तो पहला अंतर तो यही हो गया, इस चीज को समझना। दूसरी बात यह है कि इसके पास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके पास, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सशक्त है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा उसके पास सारी समस्याओं का उपाय है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ब्रिटिश का जो किंग है ना, ये केवल नाम मात्र का है, दिखाने के लिए, सिंबॉलिक किंग। जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी जो राष्ट्रपति हमारा है उसके पास उतनी शक्ति नहीं है जितना प्रधानमंत्री के पास है। फिर भी राष्ट्रपति के पास हमारे पास विधायी शक्ति है, ध्यान देना भैया, ठीक है। इसके अलावा कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति भी है, क्षमा कर देता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस बना देता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसकी वजह से बिल्कुल अलग है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। कह रहा है कि जो भारत के प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो बिल्कुल अमेरिका की तरह है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ। नहीं भाई, गलत है, क्योंकि अमेरिका जो है ना रियल एग्जीक्यूटिव है, वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है रियल हेड है, ठीक है ना, हाँ वो रियल हेड है। और हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो रियल हेड नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो संवैधानिक हेड है, संवैधानिक प्रधान है, ठीक है। और ये जो है वास्तविक प्रधान है, अमेरिका का राष्ट्रपति। क्लियर भैया? हाँ, तो बिल्कुल ये स्थिति है। तो ये एक स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। तो आर सही है, ए सही है, आर गलत है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, recommendations of Rajya Sabha after a money bill is passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from the receipt of recommendation and then get them incorporated in the bill। देखो चीजें सही है, बहुत सारी चीजें इसमें सही दी गई है। असर्शन पढ़ो। कह रहा है कि जो राज्यसभा की रिकमेंडेशन होती है तब जबकि मनी बिल लोकसभा से पास करके राज्यसभा को दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन होती है उसको लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा 14 दिन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिकमेंडेशन। और उसके बाद उसको बिल में शामिल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है ये। देखो ये हैव टू बी, ये गलत है, ठीक है ना। कर सकती है, में
एक्सेप्ट और मे रिजेक्ट, ठीक है ना, सॉरी, अब सही है, मे रिजेक्ट। ये जो हैव टू है ना, हैव टू भी कंपलसरी करता है इसको, तो ये गलत है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है लोकसभा के लिए, ठीक है। राज्यसभा चाहे रिकमेंडेशन दे चाहे न दे, 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, स्पेशली ऑन मनी बिल। अगर रिकमेंडेशन देती है तो अच्छी बात है, उस रिकमेंडेशन को अगर लोकसभा चाहे तो कुछ रिकमेंडेशन प्राप्त भी कर सकती, ले सकती है, चाहे तो न भी ले सकती है, ठीक है ना, अनिवार्य नहीं है, कोई जो है उसके ऊपर कोई मतलब लोकसभा बाउंड नहीं है। अब उसके बाद अगर नहीं भी देती है तो 14 दिन के बाद ऐसा माना जाएगा कि मनी बिल पास कर लिया गया है, ठीक है। मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत आता है, ध्यान देना, मनी बिल आर्टिकल 110, ठीक है। तो ये पहला असर्शन में गलत है। दूसरा, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, सही है, मनी बिल राज्यसभा में पास नहीं किया जा सकता, मतलब पेश नहीं किया जा सकता, सॉरी, पेश इंट्रोड्यूस्ड है, पेश नहीं किया जा सकता, तो ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, अच्छी ध्यान देना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। A bill for the amendment in Indian Constitution can be presented. अगर कोई संशोधन वाला बिल है, इससे संबंधित है, देखो अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट कैन बी प्रेजेंटेड, कहां पेश किया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में, कि सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं है, गलत है ये। केवल लोकसभा में गलत है, लोकसभा में होता है लेकिन केवल लग गया तो गलत है, केवल राज्यसभा में गलत है, दोनों में पेश होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, पर संशोधन तो पहले आर्टिकल 368 के तहत होता है, ध्यान देना, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, अमेंडमेंट जो भी होता है 368 के तहत होता है, ठीक है ना। हालांकि सारे अमेंडमेंट में 368 को जो है लागू नहीं किया जाता है, सिंपल अमेंडमेंट ऐसे हो जाते हैं। फिलहाल एक चीज ध्यान देना, दो बिल ऐसे हो, दो परिस्थिति ऐसी होती है, जैसे ज्वाइंट सिटिंग का नाम आपने सुना होगा, ज्वाइंट सिटिंग, कि ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है कि जब कंसेंसस बिल नहीं हो पाता दोनों जो है हाउस में, तो ज्वाइंट सिटिंग कैन नॉट बी कन्वीन्ड, कैन नॉट बी कन्वीन्ड इन केस ऑफ पहला जो है मनी बिल है, तो ज्वाइंट जो है सेशन नहीं लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा भैया अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इन दोनों बिल पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 108, ये चीज ध्यान देना। क्लियर भैया? हाँ, ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट समन करता है, और जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो चेयर्स करता है, ठीक है, मतलब वो अध्यक्षता करता है। क्लियर भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on a subject of state list? तो इसमें कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि भैया स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आपको कानून बनाने की शक्ति दी जाती है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, आप लोग समझ गए होंगे जो है कौन सा आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। एक चीज आपको बताना है कौन सा आर्टिकल हो सकता है। तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 249, ठीक है। ऐसी स्थिति में, हालांकि कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर आती है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट सब्जेक्ट पे जो है आपको कानून बनाना है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा के पास पावर आती है। राज्यसभा जो होती है रिजोल्यूशन पास करती है
और ये जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है ना, ये 2/3 मेजोरिटी से पास्ड होता है राज्यसभा द्वारा, ठीक है। और फिर ऑन बेसिस ऑफ दैट रिजोल्यूशन फिर पार्लियामेंट में enact a law on the state list, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो स्टेट विषय पे इसी के तहत कानून बनाया जाता है, इस चीज को ध्यान देना भैया। क्लियर है? क्लियर भैया? हाँ, इसी ध्यान देना कि स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। और जो प्रेसिडेंट कह रहा हूं, स्टेट लिस्ट पे कानून पार्लियामेंट का बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद परमिशन मिलेगी पार्लियामेंट को, आहूत यही करेगा राज्यसभा, उसके बाद पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। राज्यसभा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में राज्यों से सदस्य जाते हैं, मेंबर्स जाते हैं, तो माना जाता है कि राज्यों की सहमति भी है इसमें शामिल, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following statements about the Vice President of India are not correct? प्रश्न करते समय we have to keep lot of things in our mind while solving the papers, especially while solving the questions. We tend to forget one important thing, which is not, not, ये भूल जाते हैं हम लोग। We tend to forget this one, और ये इससे बड़ी गलती होती है हम लोगों की। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बड़ा गलत करवाता है, तो इस पर ध्यान देना है। ये हैड नॉट पूछ रहा है, नहीं। किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान देना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक व्यक्ति को इतना काबिल होना चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। तो भाई लोकसभा का सदस्य क्यों बनेगा? हाँ, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का बनेगा ना भाई, राज्यसभा का, उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए ना। ये जो है लोकसभा का कहां से बात आ गई? तो लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तब वाइस प्रेसिडेंट आप बनेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरी बात, अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, बिल्कुल सही है। स्टेट लेजिस्लेचर अर्थात राज्य की विधान मंडल से भी कोई व्यक्ति जो है इस पोस्ट के लिए जा सकता है, बशर्ते ये है कि आप अगर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज होना पड़ेगा, ये चीज समझना है आपको। बाकी जा सकते हैं, स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। 5 साल का ही टर्म है, जो टर्म है, ठीक है, वो 5 ईयर्स का है, दोनों के लिए है, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा, ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट भैया इसका नहीं होता, इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता। इम्पीचमेंट जो है वो जजों का होता है और राष्ट्रपति का होता है, इसका नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसको हटाने के लिए क्या होता है कि एक जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपकी राज्यसभा में, राज्यसभा, ठीक है। हटाने के बाद जो प्रपोजल है उसको भेजेगी लोकसभा, ठीक है। पहले इसका प्रपोजल वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा पास करती है अगर हटाना हो तो 2/3 से। उसके बाद लोकसभा जाएगा, लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके काम कर देती है, ठीक है ना। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ये ध्यान देना। तो फिर ये जो है हट जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ अ फॉर्मल इम्पीचमेंट एंड ऑल, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। तो आपका कौन कौन सा गलत है? गलत ही पूछ रहा है, 1 और 4 गलत है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर भैया? चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको मिसलेनियस थे, हर एक मतलब जुड़े हुए थे, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अभी क्लास ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए थोड़ा कंसाइज तरीके से हम
इस चीज़ को सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग बहुत ही डेप्थ में इसको समझेंगे। ठीक है, तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सबसे बड़ी बात, ताकि आपके फ्रेंड और जो आपके दोस्त और आपके फ्रेंड्स हों वो उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।